जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं एयर मार्शल अनिल चोपड़ा अंकल को। अंकल आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी की संगत, गुरु जी का परिवार, गुरु जी की बात। गुरु जी महाराज का मुझे हुक्म था कि मुझको अपना सत्संग 1000 बार सुनाना है और गुरु जी अपने होते हुए ही तकरीबन 70-80 बार मुझसे सत्संग करा चुके थे। 1995 में मुझे हेपेटाइटिस बी हुआ था और बुरा अटैक था। बिलिरुबिन काउंट मेरा 22 हो गया था और बियॉन्ड 12 इट इज कंसिडर्ड डेंजरस। तो इस हालात में आर हॉस्पिटल, मैं मिलिट्री ऑफिसर था, आर हॉस्पिटल ने मुझे कहा कि कोई भी ऑल्टरनेट थेरेपी करना चाहिए, आप करिए। उन्होंने मुझे DI लिस्ट पे डाल दिया, यानी कि डेंजरसली लिस्ट, यानी कि किसी टाइम भी जा सकते हो, 1 वे टिकट उन्होंने कहा मुझे। मैंने सब तरह की ऑल्टरनेट थेरेपी शुरू कर दी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, वाटर थेरेपी, केरला का 1000 दाना खाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। बियॉन्ड 12 बिलिरुबिन काउंट डेंजरस होता है। 1 महीने के लिए मेरा बिलिरुबिन काउंट 22 रहा। उन दिनों पहली बार गुरुजी दिल्ली आए। एक हमारी एयर मार्शल थे, उनकी वाइफ थी, डॉक्टर थी, गुरुजी के साथ जलंधर से जुड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे कहा कि एक गुरुजी आए हैं, अगर आप ठीक समझो तो मैं आपको उनके यहां ले जा सकती हूं, क्योंकि वो उनके पास हीलिंग की पावर है। मैंने इंस्टेंटली कहा कि मैं जाऊंगा। उस शाम को अपनी स्टाफ कार में आई, मुझे ले गई गुरुजी का मंदिर, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 S458 में, बेसमेंट में। आज भी उसका वहां पे सत्संग होते हैं। और मैं वो 4-5 सीढ़ियां उतर के बेसमेंट में जब गया तो मैंने देखा तकरीबन 50-60 के करीब संगत बैठी हुई है और सामने गुरुजी बैठे हैं। रेड कार्पेट का टोटल डिस्टेंस मेरे को वॉक करने के लिए अराउंड 45 सेकेंड्स का टाइम लगा। और इस 45 सेकेंड्स के अंदर मैं गुरुजी की तरफ देखता रहा। जो मैं गुरुजी के पास पहुंचा तो मुझको कहा गया था कि गुरुजी के पांव छूना। मैंने गुरुजी के पांव छू दिए और जो मैंने गुरुजी के पांव छुए तो उन्होंने अपना हाथ मेरे शोल्डर पे रखा और फिर उसके बाद मेरे सिर पे रखा और कहा, चोपड़ा तेरा कल्याण हो गया, तेनू ठीक कर देता। आई वॉज अनश्योर, लिटिल कंफ्यूज्ड, बट आई वॉज वेरी होपफुल कि जो गुरुजी कह रहे हैं वो सच होगा। क्योंकि मुझको डॉक्टर्स ने कहा था कि मुझको आपको ज्यादा एग्जर्ट नहीं करना। मैं दीवार के साथ बैठ गया और 5 मिनट बाद गुरुजी ने अमृत बनाना शुरू किया। गुरुजी अमृत कैसे बनाते थे? एक सेवादार स्टील के टम्बलर्स में पानी लाता था। गुरुजी के पास एक माला थी, रुद्राक्ष और चंदन की माला। गुरुजी ने उस माला को पानी के अंदर चलाया और कुछ मंत्र बोला, उससे वो पानी अब अमृत बन गया। सबसे पहला ग्लास अमृत का बना के गुरुजी ने मुझे दिया और उसके बाद बनाते गए और लोगों को देते गए। जो मेरा ग्लास खत्म होता था तो गुरुजी मुझे एक और ग्लास दे देते थे। ऐसे करते करते गुरुजी ने 8 ग्लास अमृत के मुझके पिला दिए। आप समझ सकते हैं कि 250 ml के 8 ग्लास मतलब 2 लीटर पानी को या अमृत को पीना इट्स नॉट एन इजी थिंग। बट गुरुजी के अमृत में क्या पावर थी मुझे मालूम नहीं, मगर मैं आसानी से वो 2 लीटर पी सका। थोड़ी देर बाद लंगर शुरू हुआ। जब लंगर शुरू हुआ तो जो मेरे साथ बैठी थी डॉक्टर, उन्होंने कहा मेरा फर्ज बनता है कि आपको बताऊं कि ये लंगर आपके लिए टेक्निकली ठीक नहीं है। अगर आपने खाना है तो दिस विल बी योर ओन डिसीजन। मैंने कहा मैं खाऊंगा।
लंगर खाना शुरू किया। 2 रोटियां थी, अलग अलग थाली थी तब। और ज्यों मेरी दूसरी रोटी, जब मैं आधी रोटी पे पहुंचा, तो गुरुजी मेरे पास आके खड़े हो गए। उनके हाथ में रोटियां थी, और ज्यों मेरी दूसरी रोटी खत्म हुई तो उन्होंने एक और रोटी मुझे दे दी। मैंने वो भी ले ली, खा ली। रोटी के ऊपर देसी घी लगा हुआ था, और वो जो डॉक्टर मेरे पास बैठी थी वो मेरी तरफ देख रही थी, मगर मैं चुप करके खाता गया। ज्यों हमारा लंगर खत्म हुआ तो गुरुजी ने कहा कि चलो चोपड़ा, हम तुसी उठो, हुन जाओ, पढ़िया लिखा बंदा, फाइटर पायलट, जाओ अपना टेस्ट कराओ, ते परसों रिजल्ट लेके आना। ते जे अगर रिजल्ट बिल्कुल ठीक हो गया तो तेरा कल्याण हो गया, ते अगर नहीं हो गया तो फिर देखांगे। तो मैं चला गया। अगले दिन मैंने ब्लड दिया टेस्ट के लिए। उस जमाने में 24 घंटे के बाद रिजल्ट आता था, और वो रिजल्ट उसके अगले दिन आया, और मेरा बिलिरुबिन काउंट स्टीपली डाउन था। नाउ आई रियलाइज कि ये एक मिरेकल हो गया है। ये गुरु महाराज हैं, इनके पास बहुत पावर है, ये हमारे भगवान हैं। मैं शाम को, मेरी वाइफ भी इस बार साथ में गई। जब हम वहां पहुंचे और सीढ़ियों में उतरे तो गुरुजी अपने सिंहासन से उठ के हमारी तरफ चल पड़े। गुरुजी बोले, सुमन आंटी आ गई हैं, उस दिन नहीं आई सी। बिफोर शी कुड से एनीथिंग उन्होंने कहा कि मैनू दसन की लोड़ नहीं है, मैनू सब पता है, चल आ तेरी फाइल खोल देते हैं। फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू एंड डोंट नो व्हाट इज फाइल खोलना, उसका मतलब यह है कि गुरुजी आपके बारे में कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो नॉर्मली किसी आउटसाइडर को मालूम नहीं होगी। 10-12 चीजें मेरी वाइफ के बारे में बताई, और सारी की सारी सच थी। येट अनदर मीन्स ऑफ रीइंफोर्सिंग द फैक्ट दैट गुरुजी महाराज बड़े भगवान हैं, एक महापुरुष हैं। उसके बाद मुझको गुरुजी बुलाते गए, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गया, गुरुजी के साथ पूरे तरह जुड़ गया। मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, हमारे एयरफोर्स के कई अफसर गुरुजी के पास आने शुरू हुए। मैं आज जो भी सत्संग आपको सुनाऊंगा वो मेरे साथ हुआ, या मैं उसका आई विटनेस था। मैं कोई सत्संग ऐसा नहीं सुनाऊंगा जो मैंने किसी से सुना या कहीं पढ़ा। जब मेरा ये सत्संग हो रहा था, गुरुजी के साथ मेरी हीलिंग चल रही थी, तो एक पैरेलल एक और हीलिंग चल रही थी। एक मेजर जनरल थे आर्मी में, वो अपने एनुअल मेडिकल के लिए आरएनआर हॉस्पिटल, जो दिल्ली कैंट में, जहां अब बेस हॉस्पिटल है, वहां होता था। वो जब एनुअल मेडिकल के लिए गए तो उनको डॉक्टर्स ने बताया कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है। उन्होंने कहा 100% ब्लॉकेज है। 100% ब्लॉकेज का मतलब जो मैं समझता हूं कि 50% ऑफ ऑल 3 आर्टरीज आपकी ब्लॉक्ड है। और उनको बोला गया कि आप यहाँ पे एस्कॉट्स हॉस्पिटल खुला है, बड़े डॉक्टर्स आए हैं, डॉक्टर त्रेहन विदेश में कई साल काम करके आए और उन्होंने हॉस्पिटल खोला है, और आप वहां जाके भी चेकअप कराइए। तो उन्होंने वहां जब जाके चेकअप कराई तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये आपका ब्लॉकेज है और इसके लिए हम ऑपरेशन करेंगे। उस जमाने में ऑपरेशन, ये बड़ा ऑपरेशन होता था, आजकल तो स्टेंट वगैरह लगा देते हैं। और गवर्नमेंट, मिलिट्री या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को कुछ पैसे देती थी फॉर सच ऑपरेशन विच हैड टू बी डन आउटसाइड इन सिविल। तो जनरल साहब ने वो पैसा लिया, अपना बुकिंग किया। 1 हफ्ते के बाद उनको स्लॉट मिली ऑपरेशन के लिए। तो जब ये 1 हफ्ता चल रहा था तो उनकी फैमिली के मेंबर्स, बच्चे जो दूसरे शहरों में रह रहे थे, वो सब नोएडा में आ गए जहां पे ये जनरल साहब रहते थे। कश्मकश थी, टेंशन थी, बड़ा ऑपरेशन था, तो फैमिली के मेंबर्स तरह तरह की डिस्कशन कर रहे थे। फिर किसी ने उनको बताया कि एक गुरुजी हैं हमारे, नए नए दिल्ली आए हैं, और उनके पास हीलिंग पावर्स है, अगर आप ठीक समझो तो आप उनके पास जाइए। तो जनरल साहब ने कहा कि आप लोग पागल हो गए हो, कोई ऐसे गुरुओं के पास जाता है? ये तो साइंटिफिक बात है, हार्ट का ब्लॉकेज है, आरएनआर ने बता दिया, एस्कॉट्स ने बता दिया, वो माने नहीं। फिर डिस्कशन चलती गई। फिर अगले दिन यही डिस्कशन फैमिली में कि क्या हर्ज बनता है कि
गुरुजी हैं, उनके यहाँ जाएंगे, जो होगा देखेंगे, वहां जाके चेक करेंगे। जैसे गुरुजी कहते थे कि लोग मुझको चेक करने के लिए आते हैं, तो ये लोग फाइनली 2 दिन के बाद सारी फैमिली गुरुजी के यहाँ आई। गुरुजी ने जनरल साहब को अपने चेंबर में लिटा दिया, पान के पत्ते मंगवाए गए, उनकी चेस्ट पे लगा के गुरुजी ने कुछ मंत्र पढ़े। 20 मिनट बाद जनरल साहब को बाहर बुला लिया गया और गुरुजी ने कहा, और मैं वहां उस टाइम प्रेजेंट था, मेरा 3rd टाइम था मैं जब गुरुजी के यहाँ जा रहा था, और गुरुजी ने कहा, जनरल साहब आपका कल्याण हो गया, यू हैव नो ब्लॉकेज, आप जाइए, तसल्ली करिए, चेक करिए, अगर आपका ब्लॉकेज है तो आपका तो अपॉइंटमेंट फिक्स्ड है, आपका ऑपरेशन हो जाएगा, नहीं है तो आपका कल्याण हो गया। तो जनरल साहब कंफ्यूज हैं, जाते हैं, अगले दिन एस्कॉर्ट जाते हैं, कह रहे हैं कि मेरे को एक बार फिर चेक करना है। तो एस्कॉर्ट्स वाले कहते हैं कि ये एक्सपेंसिव टेस्ट है, इतना खर्चा पड़ेगा आपको, वो पैसे देने पड़ेंगे, एक और टेस्ट कराना है। तो उन्होंने कहा हम टेस्ट के पैसे देंगे, और जब वो टेस्ट किया गया तो 0 ब्लॉकेज निकला। अब जनरल साहब समझ गए कि कल्याण का मतलब क्या है, कि एक महापुरुष के साथ वो जुड़ गए हैं। उसके बाद एस्कॉर्ट्स वालों ने पैसे भी नहीं लिए, सारे जितना एडवांस लिया हुआ था रिटर्न कर दिया, जो जनरल साहब ने बाद में गवर्नमेंट को वापस कर दिया, और जनरल साहब बिल्कुल ठीक हो गए। एस्कॉर्ट्स के सब डॉक्टर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर त्रेहन उसके बाद गुरुजी के साथ जुड़ गए, भगत बन गए, और जनरल साहब को फाइनली उनकी प्रमोशन एनुअल एग्जाम के बाद मिली नहीं मिली, उसके बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं। ये दोनों मैंने जो सत्संग सुनाए हैं, ये हैं मेडिकल रिलेटेड गुरुजी की हीलिंग पावर्स पर। गुरुजी के बहुत और भी तौर तरीके थे, उनकी नॉलेज थी, वो कैसे लोगों को रास्ता दिखाते थे, उसके बारे में बताऊंगा। मैं और मेरा एक दोस्त जो एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का पायलट था, सीओ था, एक डॉर्नियर स्क्वाड्रन का पालम में गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे। नवंबर का महीना था, सेम 1995 की बात है। उन्होंने कहा कि मेरी एक ट्रेनिंग फ्लाइट बन रही है पंजाब के लिए, तो मैं सोच रहा हूं कि हम आदमपुर चलते हैं और वहां से गुरुजी के यहाँ दर्शन भी कराएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने जलंधर फोन किया, गुरुजी के आश्रम में किसी सेवादार से बात की, उन्होंने कहा कि हाँ गुरुजी यहीं हैं। तो हमने उनको बताया कि उस सेवादार को बोला हम कल आएंगे। अगले दिन जब हम जहाज में पहुंचे तो विजिबिलिटी बहुत डाउन हो गई थी, नवंबर एंड का टाइम था, और वो विजिबिलिटी जो हमने 8 बजे टेक ऑफ करना था वो 12 बजे तक विजिबिलिटी क्लियर नहीं हुई। फाइनली हम 12 बजे टेक ऑफ किए, 1.25 घंटे के बाद आदमपुर में लैंड किए, उसके बाद एक जिप्सी ली और करते कराए हम गुरुजी के आश्रम जलंधर तकरीबन 2:15 के करीब पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो भजन चल रहे थे, 4-5 संगत बैठी हुई थी, और वो पूछने लगे कि आप लोग पायलट्स हो? हमने कहा हाँ। कहते गुरुजी सवेर से आप लोगों की बातें कर रहे हैं। सो वी गॉट अ लिटिल वरीड कि अभी गुरुजी से डांट पड़ेगी अगर गुरुजी सवेर से हमारी बातें कर रहे हैं। फिर 4 बजे गुरुजी अपने चेंबर से बाहर निकले, हम सब खड़े हो गए, पहुंच हुए। गुरुजी बोले एनी देर कर देती, सवेरे आना सीगा। बिफोर वी कुड गिव एन रिप्लाई तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं मैं सब जानता हूं, बैठ जाओ। सो सिंस वी वर वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, हम गुरुजी के साथ ही बैठ गए। गुरुजी के साथ कुछ बातें होती रही, कुछ बातों के बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको। हमको बेस कमांडर ने कहा था कि अगर आज आपको वापस जाना है तो नाइट फ्लाइट नहीं क्लियर हो सकती, तो इसलिए आपको लास्ट टेक ऑफ आपकी 6 बजे से पहले हो जानी चाहिए। तो अगर 6 बजे टेक ऑफ करना था तो हमको 5 बजे पॉजिटिवली आश्रम से निकलना था, क्योंकि 10-15 मिनट हमको जहाज में भी चाहिए थे। तो 4:45 मैंने घड़ी की तरफ देखा, और जब मैं घड़ी की तरफ देख रहा था तो गुरुजी ने मेरे को घड़ी की तरफ देखते हुए देख लिया। पहला लेट आंदे हो, हुण घड़ियां देखते हो, गुरुजी सेड। आई सेड नहीं 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 गुरुजी नथिंग लाइक दैट, बट ही हैड अंडरस्टूड। टाइम निकलता गया,
चाय प्रसाद हुआ और सब कुछ हुआ। 8 बजे गुरुजी ने किसी सेवादार को इशारा किया और वो सेवादार 2 साड़ियां और 4 डब्बे लवली के लड्डू के लेके आ गया। गुरुजी ने हम दोनों को बोला, चलो उठो चोपड़ा, हम तुसी जाओ। और हमारे हाथ में हमारी वाइफ्स के लिए 2-2 डब्बे लड्डू के और एक-एक साड़ी पकड़ा दी। मैंने कहा गुरुजी हुण तां असी टेक ऑफ नहीं कर सकते, असी वापस नहीं जा सकते, हुण तां असी लंगर खा के असी आराम नाल तुहाडे नाल बैठना। गुरु जी ने कहा नहीं 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 नहीं, तुसी चले जाओ। सो देयर वाज नो डिस्कशन, नो आर्ग्यूमेंट, गुरु जी का हुक्म था, हम चल पड़े। जब हम आदमपुर बेस में पहुंचते हैं 9 बजे, तो गार्ड रूम पे हमें बताया जाता है कि कोई स्पेशल क्लियरेंस आ गई है न्यू दिल्ली से, कोई स्पेशल फ्लाइट्स होने वाली हैं और आप अगर चाहो तो आप अभी जा सकते हो, आपका जहाज हमने तैयार करवा दिया है। हम सीधा जहाज गए, स्टार्टअप किया, उसके बाद टेक ऑफ। फाइनली 11 सवा 11 बजे हम अपने अपने घरों में दिल्ली पहुंच गए। तो कैसे गुरुजी ने ये रास्ता खोला हमारे लिए, उन्हें पता था, लंगर खाए बिना हमको वापस भेज दिया, ये सब एक गुरुजी का करिश्मा था। गुरुजी के यहाँ बहुत सो कॉल्ड वीआईपी आते थे। कई लोग अपने आप को वीवीआईपी समझते थे, हालांकि मैं समझता हूं कि एक मंदिर में कोई वीआईपी नहीं होता, और ये वीवीआईपी कल्चर वैसे ही एक गलत कल्चर है। मगर वहां आए प्रेसिडेंट आए इंडिया के, प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह आए, मायावती आई, टीएन शेषन जो इलेक्शन कमिश्नर थे, भजन लाल आए, बहुत लोग आए, और भी आए होंगे, मगर ये लोगों को मैंने खुद आते हुए देखा। और इन सब से गुरुजी ने मुझको कन्वर्स करने के लिए बोला। जब मायावती आई, भजन लाल आया, गुरुजी ने कहा चोपड़ा इन्हों मेरे चैम्बर चले जाओ, इन्हों कहानियां सुनो। So I went and took them, but each one of them had their own approach. वो जैसे गुरुजी कहते हैं, सारे मेनू टेस्ट करने लिए आए। एनीवे आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स कि वहां क्या कन्वर्सेशन हुई। जैसे मायावती ने पूछा मुझे कि आपको क्यों यहां भेजा, बिकॉज शी कुड नॉट इमेजिन शी इंटरेक्टिंग विद एनीबडी अदर देन गुरुजी हिमसेल्फ। मैंने कहा गुरुजी ने मुझे आपको सत्संग सुनाने को बोला है, मैं आपको सत्संग सुनाऊंगा, अगर आपने सुनना है तो आप सुनिए, बाकी आपकी मर्जी। But she was not convinced that I should be narrating a satsang to her. So like that, different people had a different approach, but I must appreciate कि TN सेशन बड़े पढ़े लिखे थे, एक कोने में खड़े थे, उनके हाथ में एक कॉपर का लोटा था। गुरुजी ने कहा ओ देख चोपड़ा, TN सेशन खड़े है, उधर नाल जाके खड़े हो जाओ। So I went and stood next to TN Session, who was having his back towards the wall, और मैं भी अपनी बैक टुवर्ड्स द वॉल करके उनके पास जाके खड़ा हो गया। मैंने उनको बोला कि गुरुजी ने मुझे आपको सत्संग सुनाने के लिए बोला है। उन्होंने मुझसे पूछा क्यों? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम क्यों, मुझे बोला गया है और मैं सुनाऊंगा। उन्होंने कहा सुनाइए, तो मैंने अपना सत्संग उनको सुनाया। He very intelligently and very calmly listened to the satsang. He clarified some doubts, which I answered. So every person who came had a different approach. बहुत और भी लोग आए। गुरुजी वॉज वेरी कंसिडरेट। उनको पता था कि हम फौजी लोग जगह जगह से आते हैं। पोस्टिंग मेरी एक बार ईस्ट में थी, असम में एक बार मेरी पोस्टिंग फॉरेन कंट्री में थी। जब भी मैं आता था तो गुरुजी पूछते थे कितने दिन लिए आया है। मैं कहा गुरुजी 1 हफ्ते लिए। ठीक है, 2 बार इत्थे आना है ते 5 बार अपने दोस्तों ने विस्की पीनी है। मीन्स ही वॉज कॉन्शियस दैट अ मिलिट्री मैन जो आ रहे हैं असम से, उसके बच्चे यहाँ पे हैं, उनकी कॉलेज स्कूलिंग भी देखनी है, अपने दोस्तों के साथ भी मिलना है, अपने सीनियर्स को भी जाके जी हजूरी करनी है, जो भी गुरुजी ऐसे बोलते थे कि ही वॉज सो कंसिडरेट। सिमिलरली ही वॉज वेरी कंसिडरेट कि जो लेडीज हैं, स्पेशली जो अकेली आ रही हैं कार में, स्पेशली जब हम गुरुजी का आश्रम एवलॉन रिसोर्ट्स में था, तो उनको ये फिक्र थी कि उस जमाने में एमजी रोड
खाली थी। अब तो मेट्रो बन गया, बहुत बड़ी मार्केट्स बन गई उस इलाके में, तब खाली सुनसान सड़क होती थी। हम जेंट्स लोग, हम मिलिट्री वाले भी थोड़ा डरते थे जब रात को 10-11 बजे अंधेरा था, कोई लाइटें नहीं थी वहां। तो ही वॉज वेरी कॉन्शियस एंड मेड श्योर। एक दिन लंगर के बाद मैं लाइन में खड़ा था, गुरुजी की परमिशन लेनी थी जाने के लिए। मेरे आगे भी लोग थे, मेरे इमिडिएटली आगे एक लेडी थी, वो अकेली आती थी गुड़गांव से, और 10:30 का टाइम हो चुका था। उन्होंने गुरुजी के पांव छुए और गुरुजी ने कहा, नहीं नहीं हजे नहीं जाना, बह जा। अभी दिस वाज द फर्स्ट टाइम शी टोल्ड मी कि गुरुजी ने कभी उनको ऐसे बोला, नोइंग फुल्ली वेल कि वो अकेली आती है। और आई वॉज इमीडिएटली बिहाइंड, और गुरुजी ने कहा, चोपड़ा तुसी भी नहीं जाना, इन्हां नाल बैठो गल्लां करो। सो आई वेंट एंड सैट नेक्स्ट टू हर। आई वॉज अ लिटिल शाई। वो थोड़ा ज्यादा खुल के बात करने के लिए वाली थी। उन्होंने इमीडिएटली मेरे से बातें करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, कौन हो, कहाँ रहते हो? मैंने बताया ऐसे मैं कपूरथला का रहने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा तो कपूरथला में तो मेरी बहन भी रहती है। मैंने कहा, हाँ छोटा सा शहर है, आप नाम बताओगे तो मैं शायद मैं जानता हूँगा उनको। तो जो नाम उस लेडी ने बताया वो मेरी मदर का नाम था, यानी कि शी वॉज माई मदर्स सिस्टर, नॉट रियल सिस्टर बट अ फर्स्ट कजन। तो कैसे गुरुजी ने हमारे को वहां बिठा दिया। और मैंने एकदम सोचा, मैंने उनसे उनका नाम पूछा। जब उन्होंने कहा कि मेरा नाम गोगो है, और मेरे को एकदम याद आया कि मैं जब छोटा था, मैं अपनी मदर के साथ कैलकटा गया था, और वहाँ कैलकटा में एक बड़ी कोई अमीर फैमिली के साथ हम रहे थे। और वहाँ पे जो फैमिली के लोग थे वो मेरे मदर के रिश्तेदार थे, और वो एक लड़की के बारे में बात करते थे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे जो हॉस्टल में पढ़ती थी, और उस लड़की का नाम गोगो था। और मेरे दिमाग में उस जमाने में एक बैठ गया था कि एक लड़की है, रिश्तेदार है हमारी, जिसका नाम गोगो है, और वो बड़ी पढ़ी अच्छी है, इंसान भी अच्छी है, पढ़ाई में भी बड़ी अच्छी है। और वो गोगो 30 साल बाद आज गुरुजी ने मेरे साथ बैठा दी थी। तो कैसे गुरुजी ने फैमिली के साथ कनेक्ट किया, वो गुरुजी के साथ आज भी जुड़ी हुई हैं, और वो हमारी बिल्कुल, शी बिकेम लाइक अ सेकेंड मदर टू माई चिल्ड्रन। एक दिन दोपहर का टाइम, मेरी हम सो रहे थे, गर्मियों के दिन थे, मेरी वाइफ ने एकदम नींद से उठी और बोली, मैंने गुरुजी को सपने में देखा है, और गुरुजी ने हाफ शर्ट पहनी है, पैंट पहनी है, शूज पहने हुए हैं, स्नीकर्स। मैंने कहा, ऐसे तो कभी हमने देखा नहीं है गुरुजी को। उन्होंने कहा, नहीं मेरे को तो ऐसे देखे हैं। तो मैंने कहा, चलो आज गुरुजी के यहाँ जल्दी चलते हैं। एवलॉन रिसोर्ट, हम एम्पायर स्टेट, हम चले। हम पहुंच गए 4:15 के करीब। वहां पे एक लेडी सीढ़ियों पे बैठी हुई थी, एल्डरली लेडी। मैं और मेरी वाइफ भी उस सीढ़ियों पे बैठ गए। थोड़ी देर बाद आश्रम का दरवाजा खुला, और जो दरवाजा खुला तो सामने गुरुजी थे। और गुरुजी ने हाफ शर्ट पहनी हुई थी, ट्राउजर्स पहनी थी, और स्नीकर्स पहने थे। आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक दैट। तो उन्होंने कहा, अंदर आ जाओ। सो देन गुरुजी, एक साइड बोर्ड होता था बड़ा सा, गुरुजी ने छलांग मार के गुरुजी ने उस साइड बोर्ड के ऊपर जाके चौंकड़ी मार के बैठ गए। उन्होंने मुझे और मेरी वाइफ को अपनी एक एक आर्म में पकड़ लिया, और 4-5 मिनट हमारे से बातें करते रहे। तो आई थिंक दैट वाज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग वी एवर हैड, व्हेन गुरुजी एक्चुअली वाज होल्डिंग बोथ ऑफ अस इन हिज आर्म्स एंड वाज फिजिकली टॉकिंग टू बोथ ऑफ अस। बहुत लोग जानते थे कि मैं जब आया तो गुरुजी ने फर्स्ट 45 सेकेंड्स ऑफ माय प्रेजेंस इन ग्रेटर कैलाश मुझे ब्लेस कर दिया था। और बहुत लोगों को ये भी फीलिंग होती थी कि आपको तो 45 सेकेंड में ब्लेस कर दिया, हमारी तरफ तो कभी देखा भी नहीं गुरुजी ने, हमारे को कभी स्माइल नहीं दी, गुरुजी ने हमारे से कभी बात नहीं की। और दूर से हम गुरु जी को देख लेते हैं, वो भी हमको देखते हैं कि नहीं देखते हमें मालूम नहीं।
हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, हमें नहीं मालूम। तो मैंने गुरुजी से एक दिन पूछा, मैंने कहा गुरुजी लोग ऐसे बोलते हैं कि आपने मुझे तो इतना तेजी से ब्लेस कर दिया। तो उसके बाद गुरुजी ने जो मुझे बताया, आई थिंक इज द एसेंस ऑफ आवर एंटायर कनेक्शन, दैट जो हम सबका गुरुजी के साथ है। गुरुजी बोले कि जो गुरु होता है उसके पास स्पेशल पावर्स होती हैं, उसके पास ही वो ब्लेसिंग्स ट्रांसमिट करता है सब डायरेक्शन में, और उसके पास एक्सरे विजन होती है। कहते जिस दिन तुम सीढ़ियों से उतर रहे थे, मेरी एक्सरे विजन्स could see through you, your body language I could see, और उस बॉडी लैंग्वेज में मुझे लगा कि एक पर्सन है जिसका एयरफोर्स लैंग्वेज में बताऊं तो उसका एंटना फुल्ली अलाइंड है मेरी तरफ, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी एनर्जी के ट्रांसमिशन को रिसीव करने के लिए। और मैंने एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी आपको दिया और वो 45 सेकेंड्स में आपको सारी ब्लेसिंग्स मिल गई और आप हील हो गए। So the point Guruji was making, which I have tried to explain to many people, I repeat this again and again, मैं सारे सत्संग में ये सबको बताता हूं कि गुरुजी हर तरफ, ऑल द टाइम, इवन आज, उनके स्वरूप, उनका फिजिकल प्रेजेंस, उनका थॉट इन योर माइंड, वो सारी चीजें गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ ला रही हैं। क्या हम वो ब्लेसिंग लेने के लिए रेडी हैं कि नहीं है, ये ही सारा सवाल है। और इस मेरे लिटिल कन्वर्सेशन विद गुरुजी से ये टर्म निकली है ब्लेसिंग्स रेडी, जिसके ऊपर कमांडर शर्मा ने किताब भी लिखी है और उसका टाइटल भी इस छोटे सत्संग से है, और गुरुजी इसके बारे में भी उन्होंने एक चैप्टर में मेंशन भी किया है। तो ओनस इज ऑन अस, हमको ब्लेसिंग्स रेडी होना है। एक और सवाल जो लोग, खास करके मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, वो पूछते थे कि गुरुजी ने डिफरेंट लोगों से पैर दबाते हैं, शोल्डर दबाते हैं, बाजू दबाते हैं, हाथ दबाते हैं। मेरे से भी उन्होंने 2-3 बार पांव दबाए थे। तो मेरी डॉटर्स खास करके देवर एनवियस, उनको एनवी होती थी कि आपसे दबाए, हमसे कभी नहीं दबाए। तो मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी बेटियां कहती हैं क्या आपसे दबाए। ऑफकोर्स मेरे से बहुत ज्यादा, बहुत लोगों से मेरे से बहुत बहुत ज्यादा बार दबाए, जैसे अरुण शौरी जो मिनिस्टर रहे, और भी बहुत लोगों से दबाए। तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा, तो गुरुजी ने कहा कि जो मैं दबाता हूं उसके 2 रीजन। एक तो when I am healing people, there is a loss of energy for me. And the second is the people जिनको ज्यादा जरूरत है ब्लेसिंग्स, उनको ट्रांसमिशन से कम मिल रही हैं, देयर इज अ नीड फॉर फिजिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड ब्लेसिंग्स, उनको मैं ज्यादा कराता हूं। जैसे अरुण शौरी की फैमिली के ऊपर जो भी उनके मेडिकल इश्यूज थी, उनसे बहुत ज्यादा कराते थे। तो मेरा कहने का मतलब है, ऐसे मेरी आई वाज वेरी ब्लेस्ड, जो मैं सिर्फ टोटल अबाउट 70 75 टाइम्स गुरुजी के यहाँ आया, बिकॉज मेरी पोस्टिंग जगह जगह थी। आई वाज वेरी ब्लेस्ड टू बी एबल टू कन्वर्स विद हिम एंड गेट लॉट ऑफ आंसर्स टू द डाउट्स व्हिच पीपल हैड। एक बार एक लेडी है, राजस्थान की कोई रॉयल फैमिली की थी, उनके साथ 3 लड़कियां थी, उनकी यंग लड़कियां, कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी, और ये गुरुजी के यहाँ आए, मैं नजदीक ही बैठा था। तो जो उन्होंने गुरुजी के पास आए, तो गुरुजी शायद उनको पहले से जानते थे। तो गुरुजी ने कहा उनको कि चलो तुसी लोग ना जाओ मेरे चेंबर में जाओ, और ही टोल्ड मी कि चोपड़ा तुसी भी ना नाल जाओ, इन्होंने कहानी सुनाओ। सो आई फॉलोड दोस 4 लेडीज, द 3 गर्ल्स एंड द मदर, और मैं भी चेंबर में चला गया और मैंने उनको सत्संग सुनाना शुरू किया। जो मैंने सत्संग सुनाना शुरू किया तो गुरुजी खुद ही आ गए। जो गुरुजी आए तो मुझको ठीक नहीं लगा कि मेरे को भी यहां रहना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी मैं जाता हूं। कहते नहीं 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 तू इथे रह। सो आई स्टेड देयर। देयर आफ्टर द कन्वर्सेशन वाज, गुरुजी ने क्या केड़ी कुड़ी का इम्तिहान होया है। सो दिस मिडिल गर्ल हैड एन एग्जाम। उन्होंने क्या क्या सब्जेक्ट थे, उसने कहा इको ऑनर्स। तो गुरुजी बोले पास हो जाएंगी, वो कहती आई एम नॉट श्योर। तो गुरुजी बोले तेरे फर्स्ट ईयर के सिलेबस के मैं 3 सवाल पूछूंगा,
अगर तूने तीनों सवालों का जवाब दे दिया तो पास, अगर तूने नहीं दिया तो तू फेल। नाउ इको ऑनर्स नॉट अ कॉमन सब्जेक्ट। गुरुजी ने 3 सवाल पहले ईयर के पूछे इको ऑनर्स के तीनों सवाल सही थे और तीनों का जवाब वो दे नहीं सकी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लाइक इको ऑनर्स और वो भी पर्टिकुलर ईयर के सिलेबस के क्वेश्चंस कोई पूछे, ही हैज टू बी अ महापुरुष हु हैज टू हैव लॉट ऑफ नॉलेज बियॉन्ड जस्ट हीलिंग। सो इसलिए गुरुजी जो के यहाँ जो शब्द बजाए जाते थे, भजन जो हम सुनते थे, कुछ हद तक वो डिफरेंट थे, कुछ उनमें से शब्द आज भी बजाए जाते हैं, मगर वो कोई खास होते थे। गुरुजी खुद चुनते थे। हर भजन का कोई मीनिंग होता था, जो मीनिंग संगत को कन्वे करने की जरूरत थी। तो इट वॉज ऑफ कोर्स अब भी पुरानी संगत, when they get a chance they will they still remember those bhajans, and we play them in our homes even today, और कई उसमें से आज भी बड़े मंदिर में और जगह भी बजाए जा रहे हैं। एक बार एक लेडी, वो ग्रेटर कैलाश में ही उसी सेक्टर में रहती थी, ग्रेटर कैलाश 1 में। एल्डरली लेडी थी, 80-85 ईयर्स की एज थी। आके एकदम गुरुजी के हाथ पांव छुए, वहीं बैठ गई। तो गुरुजी वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस आइडिया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं चलो थे साइड पे जाके कोने से बैठो, बिकॉज शी वॉज ब्लॉकिंग द वे। और वो शी वुडंट बज। तो कह रही थी गोडे गोडे चले गए, मेरी नीज आर गॉन, मेरे को पता नहीं क्या होना है, गुरुजी तुसी मैनू ठीक कर दो, तुसी ठीक कर दो। तो गुरुजी ने पूछा कितनी उम्र है तेरी? आंटी वो कहती जी 85। तो उन्होंने कहा ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦ ਹੋਣਗੇ? ਵਜਨ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣਾ? ਇੰਨਾ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ ਫੈਟ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ओमपुर बहुत सा तो कर लेंदी होंगी? कहती नहीं। ऐसे करके 2-3 उन्होंने सवाल पूछे और उसने हर चीज का नाम जवाब दिया। तो गुरु जी ने कहा हुणे उठो, सीधा घर जाओ ते पहला ये काम करो, इस उम्र विच गोडे नहीं जाएंगे तो फिर की होएगा। The point he was making is he was saying it loudly, ऊंचा बोल रहे थे, सब लोग सुन पा रहे थे कि हमारे जो चीजें हमारे ओनस पे हैं, हमको भगवान को याद करना है, हमको अपनी हेल्थ को केयर रखना है। दीज आर आवर ओनसेस। ये नहीं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, सीधा गुरु के पास आऊंगा और उसको बोलूंगा कि एक जादू की छड़ी मेरे सिर के ऊपर चला दो ताकि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। गुरु जी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डॉक्टर्स एंड फौजी। मैंने गुरु जी से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर इतना जुड़ा हुआ है, फौजी आपके साथ बहुत जुड़ा हुआ है। तो गुरु जी ने क्या बताया मुझे? बोले मेरी जो हीलिंग है उसके लिए ब्लेसिंग रेडी होना बहुत जरूरी है। ब्लेसिंग रेडी होने के लिए 2 चीजें चाहिए, दिल और दिमाग साफ होने चाहिए। कहते आप लोग जो फौज में हो, 15 साल की उम्र में चाहे आपने अफसर बनना है या जवान बनना है, आपको अपनी ट्रेनिंग एकेडमी में ले जाते हैं, खूब डंडा चलाते हैं तुम्हारे पे, तुमको रगड़ा देते हैं, और उसके बाद आपका माइंड बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाता है। आप जिस चीज का एम बनाते हो उस एम को का पालन फाइनली उसको अचीव करते हो। तो इसलिए जो फौजी लोग हैं जो मेरे साथ जुड़ते हैं, उनका एंटना एकदम मेरे साथ कनेक्ट होता है, और एक बार वो कनेक्ट हो जाते हैं देन दे आर फुल्ली कनेक्टेड। सो आई सेड सिमिलरली डॉक्टर्स। तो गुरुजी ने कहा कि देखो अगर आप ध्यान से देखो तो जो बड़े बड़े एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, जब वो अपनी ट्रीटमेंट कई बार करते हैं, वो होम्योपैथ या एक्यूपंक्चर प्रेशर वाले के पास जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी जो हीलिंग कैपेसिटी है एलोपैथी में, उसकी लिमिट्स हैं। अगर वो लिमिट्स ना होती तो कोई मरता ही ना। सो what he said was that the doctors who come here are the ones who know that there is power of healing somewhere else, that there are higher means of healing than allopathic medicine या homeopathy या बाकी जो भी तरह तरह की healing methods हैं। तो he was making a absolutely great point
बिकॉज ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। और डॉक्टर्स, जैसे मैंने बताया, जैसे ये कनेक्शन की बात हम करते हैं, तो एक चीज गुरुजी ऑफन लेडीज को, इवन जेंट्स को, खासकर लेडीज को बोल देते थे कंफ्यूज्ड आंटी। I used to call my wife confused auntie. And I can say on behalf of Guruji, even today, I sometimes find my wife as confused auntie. क्योंकि वी आर अनश्योर हाउ टू कनेक्ट। इफ एंड बट तो आदमियों में भी ज्यादा होता है, बिकॉज मेनी पीपल, गुरुजी यूज्ड टू से, मेरे को टेस्ट करने के लिए आते हैं, बट लेडीज में कंफ्यूजन रहती है आज भी। क्योंकि मैं सत्संग करता रहता हूँ ऑनलाइन, और बहुत लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं, और कई लेडीज मेरे से बात करती हैं, तो वो पूछती हैं कि सर हमें ये बताओ कि गुरुजी के साथ जुड़ना क्या है, कैसे है, बिकॉज देर इज अ डाउट इन देयर माइंड कि कैसे जुड़ना है। सो वो तो लंबी स्टोरी है। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, हर को अपने अपने तरीके से जुड़ना है, किसी का कोई फार्मूला नहीं है, कोई गुरुजी ने कोई हमको खास गुर नहीं बताए कैसे जुड़ना है। एवरीबडी हैज टू कनेक्ट हिमसेल्फ। मेरे पेरेंट्स और फैमिली वाले जलंधर में सब गुरुजी के साथ बहुत जुड़ गए थे। एक बार मेरे फादर गुरुजी के यहाँ आए थे। गुरुजी ने मेरे फादर को बोला, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ माई फैमिली। गुरुजी ने मेरे फादर को बोला कि चोपड़ा, तेरा करोड़ा रुपए का मुंडा बचाता, कुछ मरले दे दे। नाउ my father was not very clear what is the meaning of this मरले दे दे। Actually Guruji perhaps meant कि दान दे देकर, कोई दान कर दे। My father got an impression that maybe this is, he's asking, Guruji is asking for something for himself or ashram, something like that. So my father was very, very unsure, to be very honest. 6-8 months later, my father had a lot of property. He was an industrialist. His business started failing, and finally, within a period of another 6-8 months, the business failed. तो जितने भी फादर के मरले थे, वो सारे के सारे चले गए। Now, why I am narrating this is, but Guruji was very conscious of everything that used to happen. Guruji told me later on, he says, Chopra, जो हो गया वो हो गया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਜਿੰਨੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਨੇ ਹੀ ਚੱਲਣ, ਜਿੰਨੇ ਸਰਵੈਂਟਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨੇ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਕੀ ਪੀ ਰਹੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਔਰ ਮਦਰ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਜੀ's blessings that was actually done। गुरु जी की एक फ्रेग्रेंस थी, हम सब जानते हैं, बहुत लोगों ने, संगत ने, इवन जो संगत नई भी संगत है उन्होंने भी फील किया है। इट वॉज अ वेरी रोज एंड चंदन की मिक्स टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस थी। कभी कभी घर में हम अचानक बैठे होते हैं तो एक हवा सी चलती है हमारे पास से, जिसमें वो फ्रेग्रेंस हमको आती है। मेरे साथ तो सिर्फ 4-5 बार हुआ है। मैं जानता हूं बहुत लोगों के साथ ये फ्रेग्रेंस बहुत बार हो चुका है। लोग कहते हैं कि ये गुरुजी की प्रेजेंस है, गुरुजी आपके पास से गुजर के चले गए, वो क्या भी या फ्रेग्रेंस गुरुजी ने भेज दी। मगर this fragrance has been felt by a large number of people, and I also have felt it about 4-5 times in my life। गुरुजी ने मेरे को कहा था जब मैं था जुड़ा गुरुजी के साथ, ये मेरा आखिरी सत्संग है, बिकॉज आई बीन गिवन 45 मिनट्स टू स्पीक। तो गुरुजी ने कहा मुझे कि चोपड़ा देखी मैं तेनू लैके किथे जाना। I was a colonel ranked officer, group captain सी, तो देखी तेनू असी किथे पहुंचाना। Guruji made such a mention in 1995, and I must tell everybody that उस दिन से लेके आज तक my life's graph has been just going up and up। I became an air marshal at 60 years। I retired। The day I retired, next day Guruji got me
big job on his own. It came and fell in my lap. Within a few days, I was made a member of a tribunal. And आज तक, आज मैं 73 ईयर्स का हो गया हूँ, इनफैक्ट 4-5 दिन में होने वाला हूँ. तो गुरुजी ने कॉन्स्टेंटली लुक आफ्टर किया था. मीन जो उन्होंने मेरे को 95 में बोला था वो कर ही जा रहे हैं अभी. सो गुरुजी के पास बहुत पावर्स है. मैं ये इसलिए सुना रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने कुछ खुद अचीव किया. जो भी मैं हूँ वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ हूँ. तो पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि जो गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं ना, उनका कनेक्शन होना है अनकंडीशनल. It is complete faith and total connection. So blessings will automatically flow. हम कभी गुरु जी से मांगते नहीं कुछ, हमको कुछ मांगना भी नहीं है, क्योंकि गुरु जी ने देना है आपको. वो अपनी मर्जी से अपने समय के साथ किसी ना किसी फॉर्म में दे रहे हैं. कई बार बड़ी बड़ी बला जो आपके सिर पे आने वाली है उसको वो टाल देते हैं, और हमको लगता है कि अभी भी तकलीफ है हमारे को. ये नहीं मालूम कि बहुत बड़ी तकलीफ हटा दी है. तो मैं 2012 में मैं एयर मार्शल था. मैं एक मिराज 2000 का पायलट था. आई वॉज इन द फर्स्ट 4 एयरक्राफ्ट विच वर ब्रॉट फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया, मिराज 2000. तो मैं एयर मार्शल बन के अपनी स्क्वाड्रन में जो मैंने कमांड की थी उधर ग्वालियर गया था. तो ट्रेडिशनल है कि सीनियर ऑफिसर्स अपने स्क्वाड्रन के सीईओ के साथ फ्लाई करते हैं. तो मैंने मिराज 2000 की एक सॉटी की. डेट थी 24 फरवरी 2012, और 5 मिनट्स आफ्टर टेक ऑफ 11,000 फुट की ऊंचाई पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ. एयरक्राफ्ट का इंजन, इकलौता इंजन, वो जहाज में एयर में फट गया और उसमें थोड़ी आग लग गई. और हमको अब पता लग गया कि अब हमारे को कोई रास्ता नहीं है. जहाज तेजी से नीचे उतरने लगा कि हमको अब इजेक्ट करना पड़ेगा. ये जो इजेक्शन होती है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है. इजेक्शन की डिसीजन लेना, इजेक्शन के ऊपर जो फोर्सेस लगती हैं आपकी बॉडी के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा होती हैं. और जो 40 साल की उम्र के ऊपर होता है तो उसकी रिस्क बहुत हाई होती है कि उसकी नेक या बैक में लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. जो थोड़े से सेकंड्स हमारे पास थे, तो मैंने दिमाग में 2 चीज़ें चली. पहले तो मैंने अपने आप को कहा कि मैंने कहा आज मेरी सारी लाइफ की फ्लाइंग ट्रेनिंग का टेस्ट है. और दूसरा मैंने कहा गुरुजी 45 सेकंड्स में आपने, पहली बार मैं आपके यहाँ आया था तो आपने अपना हाथ मेरे शोल्डर और सिर पे रख दिया था, आज भी रख देना. और उसके बाद इजेक्शन सीट का हैंडल खींचा और इमीडिएटली, मतलब डेसिमल ऑफ सेकंड के अंदर इजेक्शन सीट फायर करती है. तकरीबन 22 से लेके 25 टाइम फोर्स ऑफ ग्रेविटी से आपको बाहर निकाला जाता है. और 2.5 सेकंड के अंदर 19 कार्ट्रिज या रॉकेट फायर हुए और फिर पैराशूट खुला. और फिर मुझे पता है मैं फिर जिंदा हूं, मैं बच गया. और दूर नीचे मैं जमीन देख सकता था. एक बार फिर गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया. एक बार नहीं किया, गुरुजी लगातार करते गए, आज तक करते जा रहे हैं. और इसलिए मैं सत्संग खत्म करने से पहले आप सबको बताना चाहता हूं, कुछ लोग उस जमाने में जुड़े, पुरानी संगत जिसको हम बोलते हैं, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में यहाँ थे, और उसके बाद आज 192 कंट्री, 192 कंट्रीज के अंदर सत्संग चल रहे हैं. संगत बैठी हुई है, सब शहरों में, सब घरों में तरह तरह के सत्संग हो रहे हैं. और कंटिन्यूसली नंबर बढ़ते जा रहे हैं. गुरुजी कहते होते थे हमको कि देखना मेरे बाद लाइना लगन गया, एंड वी ऑल सी बड़े मंदिर में कहाँ तक लाइनें चल रही हैं और कितने सिस्टमैटिकली कोऑर्डिनेट किया जा रहा है. जो सेवादार है कितने तरीके से, कितने प्यार, कितने इज्जत के साथ वो सारी संगत को कंट्रोल करते हैं. एक 1-to-1 कनेक्शन बनाइए गुरुजी के साथ. गुरुजी एक लैंप हैं. He is a light, he is a source of energy. He is continuously spreading his blessings in all directions. Be blessings ready, be ready to connect. किस तरह, कैसे, कहाँ लगाने हैं आपको गुरुजी के स्वरूप, कब सत्संग करना है, क्या भजन सुनने हैं. टेक योर ओन कॉल्स बट कनेक्ट अनकंडीशनली. थैंक यू. जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी.